आतिश फहमी की कज रवियाँ, मगर कज रवियों को मैंने मजमूई तौर पर या कुल्लिये के तौर पर पेश नहीं किया है, बल्कि उसके एक रुख को दिखाने की कोशिश की है। मुस्बत पहलू पर नज़र नहीं डाली है, मनफी पहलू पर डाली है। तो लिहाजा एक रुख को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुख्तसर सी बात है। बात शुरू की थी आपने यानी मार्का आराई से, वहीं से बात शुरू करता हूँ, मगर मेरा नहज अलग होगा। ये उर्दू मार्कों में, उर्दू अदब में मार्कों की अपनी एक तारीख है। मार्कों के रुख पर गौर किया जाए तो ये मुस्बत भी हैं और मनफी भी। मार्कों के सबब उर्दू में तकाबुली मुताले और तकाबुली तनकीद की राह हमवार हुई है। तकाबुली तनकीद एक सेहतमंद तनकीद है, लेकिन इसका मवाद भी सेहतमंद होना चाहिए। सेहतमंद तकाबुल का मकसद ये नहीं कि किसी एक को अखाड़े में गिराकर चारों खाने चित कर दिया जाए, और तकाबुल का यह भी मकसद नहीं कि तमाशबीनों की तफरीक का सामान मुहैया किया जाए। मेरी नज़र में सेहतमंद तकाबुल का फरीज़ा है कि वो आइंदा नस्ल की तरबियत और रहनुमाई करे। मार्का आराई की सफ आराई कभी ज़ाती शक्ल में हुई और कभी शागिर्दों की सफ बंदियों से। इंशा और मुसफ़ी के मार्के में दोनों अवामिल नज़र आते हैं। इंशा अपनी इल्मियत के ज़ोर पर हावी होते हैं, तो मुसफ़ी अपने शागिर्दों के बल पर मैदान सर कर लेते हैं। असतज़ा के दरमियान मार्कों का सबब शागिर्दों के साथ परस्तार भी होते हैं। नासिक और आतिश के मार्के में शागिर्द मुतहर्रिक हैं, तो अनीस और दबीर में शागिर्दों के साथ परस्तार भी आस्तीने सूंधे हुए हैं। अनीसी और दबीरिया की इस्तिलाहें इसी तरफ इशारा करती हैं। अदबी मार्कों का मनफी पहलू यह है कि जब अहले कलम ने इसमें जोर आजमाई की तो उन्होंने इंसाफ के बजाय रेफरी का काम अंजाम दिया। इंशा की शिकस्त, मुसफ़ी की फतह, आतिश को नासिक पर फौकियत और दबीर पर अनीस की बालादस्ती का ऐलान। मार्के और तकाबुल से नुकसान यह हुआ कि हमारे यहां मुताले का एक रुख हरीफाना हो गया। अनीस को दबीर के मुकाबले में समझा जाने लगा, अनीस को अनीस और दबीर को दबीर की हैसियत से समझा नहीं गया। यही हाल नासिक व आतिश में भी हुआ। आतिश फहमी नासिक पर आतिशी बालादस्ती और फौकियत पर तमाम होती है। इस तरीक़ेकार से अदब, तख्लीक़कार और कारी तीनों को नुकसान हुआ। आतिश का मतला है, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। ये शेर अदब के सभी तकरीबन तालिब इल्मों को जहनों में महफूज भी है और मौजूद भी है। शेर को सुनते ही नासिक की तस्वीर उभर आती है। आबे हयात की झूठी सच्ची तस्वीरों ने ऐसा जादू किया है कि वो आज भी सर चढ़ के बोल रहा है। यानी आज़ाद की आज़ाद इंशा परदाजी का खुमार हमारी आंखों से उतरा नहीं है। मैनोश और होश की बातें रात में जैसे दिन की बातें। मुझे यकीन है कि मज़कूरा शेर का किस्सा सभी के हाफिज़ों में मौजूद होगा। अभी आप बयान करते करते रुक गए, तो हाफिज़ों में मौजूद होगा। इसको बयान करना तज़ी औकात है। मार्के की दिलचस्प कहानी से मतले का मतला हाफजे में तो रोशन हो गया, लेकिन इसकी फन्नी खूबियां और मानवी जहतें तारीकी में रह गईं। शेर की मकबूलियत तफहीम में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर सकी। अब ज़रा नासिक को मुखातब बनाए बगैर इसमें आमतौर पर नासिक को मुखातब बना लिया जाता है।
अब ज़रा नासिक को मुखातब बनाने के बजाय खुद मुखातिब को मुखातब बना लीजिए, यानी आतिश को, तो शेर के मानी का रुख एक नया हो जाएगा। गायबाना की मुनासिबत से सुन तो सही से मुराद खुदा को ले लीजिए। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, तो मानी की एक नई जहत सामने आ जाती। मुखातब बुत या सनम को तस्लीम कर लीजिए तो एक नया रुख पैदा हो जाएगा। ये तो सिर्फ मुखातब को तब्दील करने से, यानी मुखातब के तनाजुर को बदलने से एक नए मानी पैदा हुए। जरा फन्नी महासिन पर भी एक नजर डाल लीजिए। सुन, क्योंकि हम लोग उर्दू में एराब लगाते नहीं, तो ये गुंजाइश होती है कि एराब तब्दील करके लफ्ज को भी तब्दील कर दिया जाए और अहले कमाल दोनों या और मानी को भी उसमें समेट लेते हैं। यानी इसको वो फकी मानी न कह के उमूदी मानी कहा जाए, यानी शेर के उमूदी मानी में वो भी दाखिल हो जाता है, जबकि आप कहेंगे कि ये मानी नहीं है मगर फनकारी है। सुन में सीन नून है, इसको सिन भी पढ़ा जा सकता है और सन भी पढ़ा जा सकता है, और सन भी दो तरीके के हैं, एक तारीख से मुताल्लिक है और एक सन रह गया, ये भी मानी। लफ्ज के तमाम इम्कानात को इस्तेमाल करना ये कमाल है। अगर इसको इस नजर से पढ़ा जाए तो इसकी और मानवी जहतें खुल जाएगी। अब कहा जाए कि अपना अफसाना सुनकर सन रह जाओगे, तो क्या यह मानी शायर के इंदिया में नहीं है? शायर का इंदिया किसे मालूम? आज तो आतिश की खबर का भी पता नहीं। इल्मुल शरह या हर्मेनेटिक्स का उसूल यह है कि जो भी मानी शेर के अंदर से बरामद हो सकते हैं उन्हें निकाला जाए, और बरामद मानी को शायर का माल समझा जाए, शायर का नहीं। अब नहीं कहा जा सकता कि सुन में सन शायर के इंदिया में नहीं है। सही पर गौर कर लीजिए, मगर सही को आंख खोल के न देखिए, आंख बंद करके देखिए, यानी सौती एतबार से सही को पढ़िए, तो इसमें हमको सही नजर आने लगेगा। यानी सही में सही के भी सौती एतबार से मानी पैदा हो सकते हैं। देखने में तो मानी नहीं पैदा होंगे, मगर सौती एतबार से मानी पैदा हो सकते हैं। ये उमूदी मानी है जो शायर मानी यानी अपने शेर के मानी में उसको दाखिल करता है। बज़ाहिर तो सही लिखा हुआ है, मगर सौत से जो फायदा उठाएगा यह भी इसमें नजर आता है। इस सही को देखिए मगर आंख बंद करके, यानी देखिए नहीं, सुनिए। सही में सही की सौती मुमासिलत क्या नहीं है? जी खूब है। जब सही में सही सौती शक्ल में उभरता है तो क्या शेर के माने में इजाफा नहीं होता? सही से यह सनद भी मिल जा रही है कि यह बात बिल्कुल ठीक है। यानी अगर सही को हम उमूदी एतबार से सही या ठीक के मानी में ले लें तो यह भी एक सनद पेश हो जाती है कि बात बिल्कुल ठीक है। मजे की बात देखिए, शेर में क्या एहतियात है। यह नहीं कहा जा रहा है कि खल्क़े खुदा मनफी बातें कर रही है, लेकिन शेर का पूरा माहौल मनफी रंग में डूबा हुआ है। एक ज़हमत और होगी कि सुन तो सही पर गौर कर लीजिए और दो पहलुओं को भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। इसमें यह भी पहलू है कि तेरे बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, और यह भी है कि खुद अपने कानों से सुन लो कि तुम्हारे बारे में लोगों की क्या राय है। फन्नी जिहाद के अलावा मानी की सतह पर शेर को देखिए तो शेर की बड़ाई और खुलेगी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो। इससे क्या होता है? सदाए खल्क को नक्कारा खुदा समझो। अपने बारे में खुद साख्ता तसव्वुर कोई हकीकत नहीं रखता।
हम अपनी तस्वीर के मुसव्विर नहीं हैं, अवाम और खल्क़ खुदा ही असल में मुसव्विर है। इन मानी में गायबाना को शामिल कीजिए तो ये मानी बरामद होंगे कि खल्क़ खुदा तुम्हारे मुँह पर हकीकत का इजहार नहीं करती, बल्कि इसके बरखिलाफ गैबत में इजहार ख्याल करती है। मगर हकीकत जानना है तो छुप कर सुनो। गायबाना यानी छुप कर सुनना खल्क़ खुदा के साथ रख कर मानी कशीद कीजिए तो इसका मतलब होगा कि महज कान को हरकत में लाइए, आँखों को नहीं, क्योंकि आँखों को हरकत में लाने के बाद कौन क्या कह रहा है उसकी शिनाख्त हो जाएगी और समाजी एतबार से यह बात मनफू है। मैंने कुछ बातें सामने की बातें शेर के मुतालिक अर्ज की। मेरा मकसूद इससे यह जाहिर करना है कि शायर को किसी खास तनाजुर में रख कर देखा जाएगा तो इसके साथ इंसाफ नहीं होगा। यह बात ठीक है कि माहौल का अपना एक असर होता है, लेकिन यह असर हर जगह एक तरह का नहीं होता। अब ये दूसरा रुख मैं पेश कर रहा हूं कि ये तकाबुल ने क्या नुकसान पहुंचाया। दूसरा रुख ये है कि हमने जब स्कूलों में बांटा कि लखनवी स्कूल और ये दहलवी स्कूल, इससे जो शायर को नुकसान या शायरी को नुकसान हुआ, इस तरफ इशारा करना चाहता हूँ। यही पर बात को तमाम भी कर दूंगा। तीसरा एक इशारा करना चाहता था मगर उलमा हजरात बैठे हैं तो ज़रा सा खौफ भी है कि मैं बात कहूँ तो अभी पकड़ा जाऊँ जाए। तो ये बात ठीक है कि माहौल अपना एक असर रखता है, लेकिन ये असर हर जगह एक तरह का नहीं होता। लखनवी शायर और दहलवी शायर की इस्तिलाह ने शायर और उसकी शायरी को हमसे दूर कर दिया। मेरी न माने, देखिए आले अहमद सरूर भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं। आले अहमद सरूर साहब फरमाते हैं, दिल्ली और लखनऊ स्कूल की इस्तिलाह की आमरीयत और नासिख व आतिश के मुवाजने की कोशिश ने किसी को आतिश की शख्सियत और शायरी पर पूरी तवज्जो देने नहीं दी। यही ख्याल आले अहमद सरूर साहब का भी है कि ये चश्मकों ने यानी हरीफाना मुताले ने और ये स्कूलों के बंटवारे ने शौरा पर हमारी तवज्जुआत को मरकूज नहीं होने दिया। स्कूलों में बांटकर और हरीफ बनाकर मुताला करना हकीकी तस्वीर सामने इससे हकीकी तस्वीर सामने नहीं आती। इस हकीकत पर ईमान लाने के का मतलब ये नहीं है कि इससे इनकार किया जाए कि लखनवी और दहलवी स्कूल कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि शायरी के अपने अपने मिजाज होते हैं, मिजाज के अपने तकाजे होते हैं। मैं तो ये भी मानता हूँ कि लखनवी या दहलवी मिजाज की शायरी के लिए लखनऊ और दिल्ली में सुकूनत की कोई शर्त नहीं है। कहीं भी रहकर इस मिजाज की शायरी की जा सकती है और आपका दिल चाहे तो लंदन और अमेरिका में बैठकर आज भी उसी किस्म के शेर कह के दिल बहला लीजिए। क्या लखनऊ की शायरी जिस्म ही जिस्म और खारजी ही खारजी है, इसमें रूह वूह बिल्कुल नहीं? या दिल्ली की शायरी रूह ही रूह है, इसमें जिस्म बिल्कुल नहीं? क्या यह हकीकत है? बिल्कुल नहीं। अगर चश्मकी तर्ज दरमियान में हायल ना हो और कुल्लियात का मुतालिया किया जाए तो हर जगह पूरा आदमी मिलेगा। आप यहाँ पर यह भी सवाल कर सकते हैं कि दाखिल खारिज वाले गलत बैनामा कर रहे हैं क्या? तो इसका जवाब मैं आज के हालात से दे दूं कि क्या मुशायरे की शायरी असल शायरी है? आप शायद कहें कि नहीं। मैं फिर सवाल करूं कि क्या वो शायरी ही नहीं है? तो आपको कहना पड़ेगा कि है तो फिर मैं ये सवाल दाग दूं कि यही शायरी कुल जमा पूंजी है? तो आप कहेंगे कि ये एक रुख है। तो जनाब खारजियत को लखनऊ का एक रुख मान लीजिए और सिक्के के दूसरे पहलू की तलाश कीजिए। मैं समझता हूं कि आज का सेमिनार सिक्का पलटने की एक कीमती कोशिश है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रा नवाजी की आप।